तो हम लोग सीखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ rods with spring। जैसे ना स्प्रिंग को तुम खींचते हो तो खींचोगे तो उल्टा फोर्स लगाता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ बराबर के एक्स। सिमिलरली एक रॉड को दूसरे एंड को तुम किसी मशीन के थ्रू खींचते हो तो वो भी इलोंगेटेड होता है, तो इलोंगेटेड होता है तो उल्टा फोर्स लगाता है, वो वैसे ही फोर्स लगाता है जैसे स्प्रिंग होता है। मतलब स्प्रिंग का बिहेवियर और रॉड का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क क्या होता है कि स्प्रिंग का इलोंगेशन तुम्हें दिखता है आंखों से, बट रॉड का इलोंगेशन आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि इलोंगेशन इतना कम होता है कि हमारे आंखें उसको नहीं देख पाते हैं, भगवान सिर्फ देख पाते हैं। तो मान लो ये रॉड है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है और तुमने इस पे फोर्स लगा दिया एफ के बराबर। इसका इलोंगेशन हुआ मान लो एक्स बराबर, लेंथ एल, इनिशियल लेंथ इज एल, यंग मॉडुलस इज वाई। अब आपने इस रॉड पे फोर्स लगाया तो इसकी वजह से ये जो रॉड है ये थोड़ा बढ़ के इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। और ये जो इलोंगेशन है ना, ये इलोंगेशन जो है, ये दिस इलोंगेशन इज एक्स, ये इलोंगेशन एक्स है। तो जब इस वाले रॉड पे लिखोगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एफ अपॉन ए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा, इलोंगेशन एक्स है, ओरिजिनल लेंथ एल के बराबर है, इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। गुड। तो इससे एफ अपान ए की वैल्यू आएगी यंग मॉडुलस एक्स अपान एल, ये इधर भेज दो तो इससे एफ की वैल्यू आ गई वाई ए अपान एल इंटू एक्स। ओके, यंग मॉडुलस कांस्टेंट होता है, एरिया कांस्टेंट होता है, लेंथ भी तो कांस्टेंट होता है। हाँ, ये तो मुझे पता था। गुड। तो एफ बराबर क्या होता है, के एक्स स्प्रिंग में। अरे वाह, ये तो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट के इज वाई ए अपान एल। इसका मतलब अगर कहीं भी तुम्हारे सामने ऐसा रॉड पड़ा हो, ऐसा रॉड पड़ा हो जिसका यंग मॉडुलस वाई है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और यहां पे फोर्स एफ लगा हुआ है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस रॉड को हटा के इसके जगह पे एक स्प्रिंग लगा सकते हो। एक स्प्रिंग लगा सकते हो, स्प्रिंग, और इस एंड पे एकदम सेम फोर्स लिख सकते हो, सेम फोर्स एफ, और इस रॉड के जगह पे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिख सकते हो, और कितना होगा, वाई ए अपान एल, वाई ए अपान एल होगा। दिस वन इज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक बार तुमने इस रॉड को स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो स्प्रिंग की सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सारी की सारी। स्प्रिंग एनर्जी निकाल सकते हो, स्प्रिंग सीरीज में है तो 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 लिख सकते हो, पैरेलल है तो k1 + k2 लिख सकते हो, एक्सेट्रा। जो सोच सकते हो वो सोच लो। एक बार स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो स्प्रिंग की हर प्रॉपर्टी यूज कर सकते, हर प्रॉपर्टी। जैसे मैंने तुम्हें एक शैतान में कन्वर्ट कर दिया तो फिर शैतान की सारी प्रॉपर्टी तुमसे लिया जा सकता है। वही चीज, मतलब न, कुछ ऐसा नहीं जो छोड़ सकते हो, स्प्रिंग की सारी प्रॉपर्टी यू कैन यूज इफ वंस यू कन्वर्ट दिस रॉड इन दिस पार्ट।
जब इसको इस पे कन्वर्ट कर लोगे तब कोई पूछे कि ये वाला फोर्स बताइए, तो k इंटू एक्स लिख दो, इलांगेशन मिल गया, एकदम वही आंसर आएगा जो ऊपर से आएगा। कॉपी करो, याद सर करना। मतलब ये एसएचएम भी यहाँ पे y क्या है, यंग मॉडुलस है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और l क्या है, l इज द लेंथ ऑफ रॉड, l इज लेंथ ऑफ रॉड, रॉड का लेंथ। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कर लेते हैं। मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, इस ब्लॉक का मास m के बराबर है, ये जो रॉड है इसका यंग मॉडुलस y है, लेंथ l के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 2a के बराबर है, ये 2a है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका यंग मॉडुलस y है, 2y है, लेंथ l के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया a के बराबर है। गुड। तो क्वेश्चन में पूछता है फाइंड, पहला क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब इस ब्लॉक को हल्का सा शिफ्ट करके छोड़ दोगे ना तो ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, वो अलग बात है, तुम्हारी आंखों को विजुअल नहीं होगा, लेकिन हल्का सा ऑसिलेशन होगा, भले ही तुम्हारी आंखों विजुअल ना हो, क्योंकि आंखें इतने कम डिफरेंट चीजों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं। तो टाइम पीरियड पता करना है। दूसरा y इक्विवेलेंट बताएंगे, मतलब इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस, सिस्टम का इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस भी बताऊंगा कैसे आएगा, सिस्टम का इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस एट एरिया 3 एरिया पे, मतलब टोटल एरिया अगर रॉड का 3 होता था, अभी लिखेंगे बाद में समझा दूंगा। तीसरा एनर्जी स्टोर इन बोथ रॉड एट मीन पोजीशन, बस यही सॉल्व करना है। क्या करेंगे, कुछ रॉड है, स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दो, चलो दिस इज द स्प्रिंग, दिस वन इज अगेन स्प्रिंग, मास है में, अच्छा ये स्प्रिंग, इसका एक मॉडुलस क्या बनेगा, केवल वाई ए अपान एल, तो बनेगा ट्वाइस वाई ए अपान एल बनेगा, इसका K2 क्या बनेगा, वाई ए अपान एल, तो वाई 2a अपान एल बन गया, बन गया, हाँ गुड। तो इन दोनों को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, अच्छा जी गुड। तो फिर इसका एक मॉडुलस क्या आएगा, दोनों पैरेलल हैं तो K1 प्लस K2 जोड़ दो तो मिल जाएगा 4YA अपान एल। ओके, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो तुमको पता ही होगा टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट एम बाई के, एम अपान के पुट कर दे, 4YA अपान एल, एंड दिस वन इज आंसर, निकाल लिया टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस बताइए, तो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का मतलब होता है, इसका मतलब बताता हूं क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों रॉड को हटाओ, इन दोनों रॉड को हटाओ और इसके जगह पे एक सिंगल रॉड रखो, एक सिंगल रॉड रखो, सिंगल रॉड रखो इन दोनों की जगह पे, लेंथ यही होना चाहिए जो दिया गया है, एल होना चाहिए, और एरिया लिखा है 3 है, यहाँ पर 3 लिख लो, तो इसको लिखते हैं वाई इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर इस दोनों रॉड को हटा के एक सिंगल रॉड लगा दो उसी लेंथ का, जिस लेंथ का एक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये ले लो, तो इस सिंगल रॉड के यंग मॉडुलस क्या हो, इस सिंगल रॉड का यंग मॉडुलस क्या हो, ताकि इस सिंगल रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट इस दोनों रॉड के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो। तो कह रहा है, तो इसको स्टेटमेंट की तरफ से नोट करो ना, स्टेटमेंट की तरफ से लिखो, इफ both rod are replaced by a single rod, if both rod is replaced by a single rod
then equivalent Young modulus of single rod, equivalent Young modulus of single rod provide same spring constant, as equivalent spring constant of both rod, तो देखो इस सिंगल रॉड का इक्विवेलेंट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के 1, ये बनेगा y इक्विवेलेंट, y ए की जगह पे 3a y a अपॉन l, तो इसका क्या होगा y a अपॉन l, y इक्विवेलेंट 3 अपॉन l, ये बन गया। और इस सिंगल रॉड की इक्विवेलेंट, इन दोनों रॉड का जो इक्विवेलेंट आएगा दैट इज 4y अपॉन l, ये इक्वल होना चाहिए 4y a अपॉन l। तो इससे वैल्यू आ गई y इक्विवेलेंट की वैल्यू, दिस इज, देखो यहां से a से a कटेगा, l से l कटेगा, बन जाएगा 4 अपॉन 3 y, एंड दिस इज आंसर। तो कोई पूछता है कि इस दोनों रॉड का इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस क्या होगा, तो आंसर इज 4/3 इंटू y। गुड गुड गुड। अब क्या करना है, अगला पूछ रहा है इन दोनों में एनर्जी कितनी होगी, तो तुम क्या करोगे, इसकी एनर्जी निकालो और इसकी एनर्जी निकालो, दोनों को जोड़ दो, आ गया टोटल एनर्जी, या अलग अलग एनर्जी निकाल लो। अलग अलग एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें पता करना पड़ेगा कि इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है। देखा, अच्छा जी, गुड, पता करना पड़ेगा, हाँ पता तो करना ही पड़ेगा, पता करते हैं। देखो एफबीडी बनाओगे तो एमजी कैसे दिखाओगे, नीचे दिखाओगे, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, के इंटू एक्स का होगा, ऊपर को दिखेगा के एक्स ऊपर एमजी नीचे, नेट फोर्स विल बी बैलेंस, मतलब एमजी विल बी इक्वल टू के एक्स, एमजी नीचे के एक्स ऊपर, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए मीन पोजीशन पे, तो के एक्स बराबर एमजी, के कितना 4y a अपॉन l है ना, इट इज 4y a अपॉन l इंटू एक्स, इससे x की वैल्यू क्या आ गई, इट इज mg l अपॉन 4y a, x आ गया। ये दोनों स्प्रिंग का अलग अलग इलोंगेशन है, क्योंकि ब्लॉक जब नीचे भागेगा तो जितना इलोंगेशन इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, तो दोनों को निकाल दिया। अब बात करेंगे एनर्जी की, तो जो पहले वाली स्प्रिंग की एनर्जी आएगी, पहले वाली स्प्रिंग की एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, के 1 ये रख देना और एक्स ये रख देना, और जो दूसरे वाली की एनर्जी आएगी इट इज हाफ के 2 है ना इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स सेम है। तो देखो, तो इस रॉड की भी एनर्जी मिल गई और इस रॉड की भी एनर्जी आपको मिल गई, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से, और दोनों रॉड के इलोंगेशन मिल गया, तो आ गया आंसर, यही आंसर हमारा बेसिकली। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर हम चाहें तो यू कैन रिप्लेस रॉड बाय स्प्रिंग विद द यंग स्प्रिंग कांस्टेंट y a upon l and use all spring concept। गुड, एक काम और करते हैं, हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे होता, एक रॉड ऐसे होता और एक रॉड ऐसे होता और एक ब्लॉक यहां पे, इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है, ये जो रॉड है ऊपर वाला रॉड, इसका यंग मॉडुलस y है, रेडियस इसका 2r के बराबर है, लेंथ l है, नीचे वाला रॉड है इसका यंग मॉडुलस 2y है, रेडियस r के बराबर है और लेंथ 2l के बराबर है। हैंग कर रहा है, फाइंड, पहला क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन इससे पहले था। सेकेंड, elongation in each rod, elongation in each rod,
थर्ड कह रहा है एनर्जी इन बोथ। क्या करेंगे फिर भाई का स्प्रिंग का हेल्प लेंगे। मास सेम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा केवन वाई ए अपन एल, वाई ए वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, वाई ए अपन एल, तीसरी वैल्यू हो गई 4 पाई वाई आर स्क्वायर अपन एल। जो नीचे वाला स्प्रिंग है K2 बनेगा वाई, ये क्या है पाई आर स्क्वायर, वाई ए अपन एल क्या है 2L, तीसरी वैल्यू हो गई पाई वाई आर स्क्वायर अपन एल, ये बन गया। इसका वेट mg नीचे दिखा दिया। तो दोनों स्प्रिंग का अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लिया, ब्लॉक को दिखा दिया। मान लो इक्विलिब्रियम पे ऐसा टाइम पीरियड निकालना है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर इजी है, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एम अपान के इक्विवेलेंट। अब के इक्विवेलेंट कैसे निकाल लोगे, तो 1 अपान के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 से आ जाएगा। K1 पता है K2 पता है, उठा कर रखो यहां पे, तो आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है इलॉन्गेशन बताइए। तो मान लो इस स्प्रिंग का इलॉन्गेशन x1 है, इसका x2 है, तो स्प्रिंग में क्या करता है, ये जो फोर्स mg है, mg ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, K2 x2 लगाएगी, तो फोर्स बैलेंस कर दो इक्विलिब्रियम पे। तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन इलॉन्गेशन इन ईच रॉड एट मीन पोजीशन क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे K2 x2 बराबर mg। तो देखो K2 दिया गया इतना, इस वैल्यू को उठा के तुम यहां रख दो, इलॉन्गेशन आ गया x2। सिमिलरली क्योंकि ये तीनों सीरीज में ना, दोनों सीरीज में है, सीरीज में फोर्सेस बराबर होता है, मतलब K1 x1 भी K2 x2 के ही बराबर होगा, K1 x1 और K2 x2, तो इक्वेट कर दो। तो यहां से क्या आ गया x1 mg अपान K1, x2 क्या गया mg अपान K2, K1 K2 पता है, उठा के ये वैल्यू रख दो, आंसर आ गया इलॉन्गेशन। थर्ड एनर्जी पूछ रहा है, ऊपर की स्प्रिंग एनर्जी क्या है हाफ K1 x1 स्क्वायर, और नीचे की स्प्रिंग की एनर्जी क्या है हाफ K2 इंटू x2 का स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। एनर्जी स्टोर इन रॉड। तो मान लो ऐसा है, इसका यंग मॉडुलस y है, लेंथ l है, एरिया a है, मैंने इस पे फोर्स F लगा दिया। फोर्स F लगाने की वजह से इसमें इलॉन्गेशन x का आ गया। कोई पूछे इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी क्या लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर तुमने इस रॉड पे फोर्स लगाई इस एंड पे और रॉड थोड़ा सा बढ़ गया, एक्स इलॉन्गेशन हो गया, कोई पूछे इस रॉड की एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो की को क्या लिखोगे वाई ए अपान एल इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, एक एल नीचे मल्टीप्लाई किया और एक एल को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या बन गया u अपान ए इंटू एल को नीचे भेज दिया, तो बन गया हाफ वाई एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, बनेगा एक्स स्क्वायर नीचे एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स अपान एल का होल स्क्वायर। अच्छा ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, ए इंटू एल वॉल्यूम होगा, इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वॉल्यूम ही तो आएगा। रॉड है तो इलॉन्गेशन बहुत ही कम होता है, तो वॉल्यूम तो लगभग वही मानोगे जो शुरुआत का है, लगभग वही मानोगे ना। ए इंटू एल इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस रॉड, यू इज एनर्जी, क्या लिखोगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस है ना,
और ये पता है कि एक्स अपन एल ये स्ट्रेन है, एक्स इलोंगेशन है और एल लेंथ है ओरिजिनल, तो एक्स अपन एल क्या हुआ, स्ट्रेन। तो तुम लिख सकते हो स्ट्रेन का स्क्वायर, लिख सकते हो। अगला, अच्छा यंग मॉडुलस क्या लिखते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉडुलस लिखते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहाँ लिखोगे स्ट्रेस अपॉन एक स्ट्रेन नीचे लिखोगे तो स्ट्रेन से स्ट्रेन कट जाएगा, तो जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या इसी को तुम लिख सकते हो स्ट्रेस के टर्म में चाहिए, तो एक बात बताओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू होती है यंग मॉडुलस, तो स्ट्रेस बराबर क्या आएगा, स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, नहीं स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी इसके इधर पे तो इसके इधर 1/, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेस आएगी। अब इस स्ट्रेन की वैल्यू उठा के तुम यहाँ पे रख दो, यहाँ पे तो आ गया ना 1/, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का स्क्वायर आ गया, बट यंग मॉडुलस नीचे चला गया, तो होगा 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को तुम्हें याद करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम अलग से याद रखोगे, फ्रीक्वेंटली यूज में, इसमें ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है इस फॉर्मूले में, ये वाला पॉइंट 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी पर वॉल्यूम होती है, मतलब अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है तो तुम एनर्जी भी निकाल सकते हो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो नोट्स किसी भी रॉड में जो एनर्जी स्टोर होगी तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, या 1/2 यंग मॉडुलस नीचे इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। कॉपी करो, देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या है, कॉन्सेप्ट अंडर कांस्टेंट फोर्स, अंडर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के केस में पता करना इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट फोर्स के केस में ये कॉन्सेप्ट होगा, और ये क्वेश्चन के थ्रू पूछता है इस तरीके से। सर हाँ 2 ही मिनट बचे तो अगली मीटिंग में कराइए। ओके, देखो अंडर कांस्टेंट फोर्स हेडिंग थी, अंडर कांस्टेंट फोर्स इलोंगेशन, या जो भी मैं लिखा था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडर कांस्टेंट फोर्स। एक रॉड है सपोज करो, ठीक है, इस एंड पे तुमने फोर्स एफ लगा दिया, रॉड का मास सेम है, लेंथ एल है, तो क्वेश्चन में ये पूछता है, पहला क्वेश्चन है, और यंग मॉडुलस मान लो वाई है, एंड क्रॉस सेक्शन ये ए है, ये क्रॉस सेक्शन ये ए के बराबर है, मास एम, लेंथ एल, लेंथ पूरा एल है, यंग मॉडुलस वाई और क्रॉस सेक्शन ये ए है, इस एंड पे फोर्स लगा दे, इस पर नहीं लगा हुआ, आगे वाला एंड लगा हुआ है, ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है मान लो, μ0 है, तो रॉड आगे को एसिलेट होगा ना, फोर्स लगा हुआ तो एसिलेट होगा, रुका तो नहीं, एसिलेट होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फाइंड, पहला क्वेश्चन है इलोंगेशन इन रॉड, और जो सेकेंड क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर इन रॉड, एनर्जी स्टोर इन रॉड। ध्यान रखना सेकेंड क्वेश्चन आईटीजे एडवांस पूछा जाता है, मेंस में तो कभी नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन मेंस एडवांस दोनों में आता है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। तो मैंने क्या किया, इस रॉड, अच्छा पहली बात की रॉड की वीडियो बनाओगे,
रॉड पे फोर्स F दिखा रहे हो तुम, तो मुझे बताओ क्या इस रॉड के पास एक्सेलरेशन नहीं होगा? होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? दिस इज F/m, इसके बराबर एक्सेलरेशन आएगा। तो तुम्हें पता है अगर मैं कहूं कि ये सही भी आता है, जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट को लेटा दो, ठीक है, और उसके गले में रस्सी बांध के उसको खूब खींचते हुए लेके जाओ, तो तुम पाओगे पता क्या कि गले में इलांगेशन ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम इलांगेशन, यहाँ पे थोड़ा और कम, ऐसे ही ना, जैसे नीचे जाओगे कम इलांगेशन लगेगा। एक्चुअली में पता है यहाँ टेंशन ज्यादा होगा, इधर टेंशन धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? यहाँ के फोर्स को इस पूरे को एक्सीलरेट करना पड़ रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो अपने पीछे को एक्सीलरेट करवाएगा, यहाँ का फोर्स अपने पीछे को एक्सीलरेट करवाएगा। तो जब अमाउंट कम होने लगेगा, एक्सीलरेट करने वाला मटेरियल कम होने लगेगा, तो फोर्स भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इधर जाने पर फोर्स धीरे धीरे कम होगा, वो बराबर नहीं होगा। और ये चीज तुम कैसे देख सकते हो? खूब रबड़ का ना, एक मोटा सा रबड़ का बैंड लो, मोटा सा बैंड लो, इतना बड़ा सा, और उसमें ना 1 सेंटीमीटर का मार्क बना दो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5। आगे वाला को खूब तेज खींचना, तो तुम पाओगे ना कि जो आगे वाला का मार्क है उसमें इलांगेशन ज्यादा आएगा, इधर के जो मार्क है उनमें इलांगेशन थोड़ा सा कम आएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ वहां टेंशन ज्यादा डेवलप हुआ है, इधर धीरे धीरे ग्रेजुअली घट रहा है, घटते 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 यहाँ पे जीरो हो जाता है। आप पूछा था इलांगेशन बताइए, भाई इलांगेशन तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इलांगेशन बताइए, और तुम कह रहे हो कि सर यहाँ पे ज्यादा इलांगेशन आएगा, यहाँ क्रॉस सेक्शंस पे इधर कम आएगा। तो जब धीरे धीरे चीजें घटने लगती हैं या बढ़ने लगती हैं, तो बिना इंटरग्रेट किए नहीं आता है, तो आपको इंटरग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? इस एंड से x दूरी पे गए और एक स्ट्रिप सेलेक्ट किए dx लेंथ का, दिस लेंथ इज dx, सुनते रहना, ये लेंथ dx का है, ये। अब मुझे जानना है कि इस dx लेंथ में कितने का इलांगेशन आया। तो इस पे लगाएंगे क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर यंग मॉडुलस, इस वाली छोटे से स्ट्रिप पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस dx की स्ट्रिप की एबीडी बनानी पड़ेगी। जो एबीडी बनाओगे dx स्ट्रिप की, तो यहां का टेंशन अगर तुम t दिखा रहे हो, t, तो यहां का t प्लस dt दिखाना पड़ेगा। बताता हूं क्यों ऐसा करना पड़ेगा। भाई स्ट्रिप छोटा सा है, अगर यहाँ पे फोर्स और यहाँ का फोर्स एग्जैक्ट बराबर कर दूं, एग्जैक्ट में बराबर कर दूं, ये फोर्स एग्जैक्ट बराबर कर दूं, तो क्या ये स्ट्रिप इलांगेट हो पाएगी? इलांगेट कर रहा हूं, एक्सेलरेट हो पाएगी ना? जबकि पूरा पूरा रॉड क्या हो रहा है? आगे को एक्सेलरेट कर रहा है। जब पूरा पूरा रॉड आगे को एक्सेलरेट कर रहा है, तो छोटा सा भी स्ट्रिप आगे को एक्सेलरेट करेगा। तो कब एक्सेलरेट करेगा? जब इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो अगर यहाँ का तुमने टी मान लिया, एक्स दूरी पे अगर टी मान लिया, तो x प्लस dx दूरी पे जो मानोगे टेंशन, वो t से थोड़ी सी ज्यादा मानोगे, t प्लस dt मानोगे। अब इस पे लगाएंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग मॉडुलस, इस वाली स्ट्रिप पे dx वाले लेंथ पे। स्ट्रेस के लिए टेंशन t अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया a। अच्छा याद करो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखते समय मैंने कहा था ना कि दोनों साइड में से नेट फोर्स नहीं दिखाया जाता है, या तो इस साइड का या तो इस साइड लिखते हैं, कोई एक फोर्स लिखते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर यंग मॉडुलस में कहा था ना कि जो स्ट्रेस लिखते हो, जो फोर्स लिखते हो, वो एक साइड का फोर्स चाहे इधर का चाहे इधर का। तो तुम अगर इधर का लोगे तभी भी ये t प्लस dt है, और इधर का लोगे तो t है। और dt जो होता है ना, dt इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू t, ये बहुत छोटा होता है। तो तुम t प्लस dt को लगभग क्या मान सकते हो? t मान सकते हो। तो वही कर रहा हूं, या तो मैं इधर का लिखूंगा तो इधर का लिखूंगा, बात देखिए। तो लिख लिया स्ट्रेस बन गया t अपन है बराबर अपन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है इस dx लेंथ में इलांगेशन अपान इसका लेंथ, डेल एल अपान एल होता है ना, तो डेल एल इस dx में इलांगेशन, इसको डेल्टा लिख लिया, इंटू dx कर दिया, अपान dx किया। स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपान लेंथ। तो ये लेंथ dx के बराबर है ना, ये लेंथ तो dx के बराबर है। अगर ये लेंथ dx के बराबर है तो इसका इंक्रीज क्या हुआ? डेल्टा dx अपान इसका लेंथ dx। तो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन बराबर यंग मॉडुलस, इस स्ट्रिप का यंग मॉडुलस लिख लिया। तो यहां से डेल्टा dx की वैल्यू आ गई, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, अपान dx
दिस इज इक्वल टू टी अपान ए इंटू वाई। इससे डेल्टा डी एक्स की जो वैल्यू आई सॉल्व होके दिस वन इज टी अपान ए वाई इंटू dx। लेकिन अभी ये इंटीग्रेट नहीं होगा dx, क्योंकि t जो है ना वो x का फंक्शन है। ये जो टेंशन इस x का फंक्शन होगा, क्यों? क्योंकि जितना इधर जाओगे टेंशन धीरे धीरे घटेगा ना, तो t को x के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया देखो, अब हम फिर फ्लूइड कर रहा हूं, मैकेनिक्स से हेल्प लेंगे। क्या करेंगे, इतनी की वीडियो बनाएंगे, सिर्फ इतनी की वीडियो बनाएंगे। अब की बार इतनी की वीडियो बनाने जा रहा हूं, इतनी की। और एक्सेलरेशन क्या था, एफ अपन है। जब इतने की वीडियो बनाओगे सिर्फ इतने का, तो ये टी है ना, ये वाला जो रॉड है, ये जो रॉड इस dx को टी से इधर खींच रहा है, तो dx इस रॉड को टी से इधर खींचेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है ना भाई, ये टी है, ये टी कहां से आ रहा है, ये टी आ रहा है, ये जो x लेंथ का रॉड है वो इस dx लेंथ की स्ट्रिप को अपने तरफ खींच रहा है टी से। तो dx लेंथ का स्ट्रिप इस रॉड को अपने तरफ खींचेगा टी से, तो ये टी होगा ऐसे। अब इस x लेंथ का मास कितना होगा ये भी निकालना पड़ेगा, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। इसका जो मास आएगा m, ये मास मान लो m1 है, तो m1 आएगा, टोटल मास को लेंथ से डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, मास पर लेंथ इंटू x। भाई x लेंथ का मास किससे आएगा, मास पर लेंथ निकाले और लेंथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मास क्या है इसका, m लेंथ है l, मास m लेंथ l, तो मास पर लेंथ क्या आएगा, m अपान l इंटू x मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। या यूनिटरी मेथड, l लेंथ का मास m है तो 1 लेंथ का मास m अपान l होगा, तो x लेंथ का मास m अपान l इंटू x। अब इस पे लगाएंगे f बराबर में, इस पे f का नाम पे t है, तो t बराबर क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t बराबर मास तो ये है ना m1, m1 इंटू a कर लो, तो m1 की वैल्यू है m अपान l इंटू x, और a की वैल्यू क्या है, f अपान m है। देखो ये है f अपान m, तो इससे वैल्यू क्या आ गई, m से m कट गया, बन गया fx अपान l। इस t की वैल्यू उठा के यहां रख दिया यहाँ पे, तो बन गया डेल्टा dx इज इक्वल टू एफ एक्स अपान एल ना, तो एफ एक्स अपान एल ए वाई इंटू एल इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन, ये जीरो से लेके एल तक करेंगे, क्यों भाई, यहाँ का एक्सपोनेंट जीरो है और यहाँ का एक्सपोनेंट एल होगा ना, ये लेंथ एल है ना, तो यहाँ का एक्सपोनेंट जीरो, तो यहाँ का एल क्या रहेगा, क्योंकि एक्स तो यहीं से मेजर कर रहे हो, तो यहाँ का एक्सपोनेंट जीरो, यहाँ का एल क्या रहेगा, तो जीरो से एल इंटीग्रेट कर दिया, तो ये बन गया डेल्टा एक्स। यही इलॉन्गेशन आएगा डेल्टा एक्स, मतलब ये पूरे लेंथ में इलॉन्गेशन इज एक्स, डेल्टा एक्स। तो इसकी वैल्यू आएगी एफ एल स्क्वायर बाई 2 बनेगा, एल से एल कटेगा तो बनेगा एफ एल अपॉन 2 ए वाई, एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। क्या करेंगे, एक्स पे जाएंगे, dx की स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे, इस dx की स्ट्रिप की एफडी बनाएंगे, इस पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर यंग मॉडुलस लिखेंगे, इसके बाद ये चेंज अपॉन ओरिजिनल को लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, फिर इस t को x के टर्म में लिखने के लिए मैं इस x लेंथ की एबीडी बनाऊंगा, फिर इस पे लिखूंगा f बराबर m, तो t बराबर मास इंटू ए, और मास क्या आएगा, यूनिटरी मेथड से उठा के प्लेस कर दोगे, और एक्सेलरेशन ऊपर दिया गया और रख दोगे, आ गया इतना। इस t को उठा के फिर वापस यहाँ रख दोगे, रखने के बाद जीरो से इंटीग्रेट कर देना, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसे पहले कॉपी करो। अगर इसे कॉपी कर लिया तो यहाँ पे मैं सिग्मा लगा दिया, फिर डेल्टा एक्स में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज और देखो, इसी को सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा अप्रोच का हेल्प लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी डिफिकल्ट है, तुमको लगा ही होगा। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अब इसी के लिए हम एक अप्रोच यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एवरेजिंग मेथड। एवरेजिंग मेथड, बट रिपीट कर रहा हूं, एवरेजिंग मेथड, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, अंडर कांस्टेंट फोर्स वैलिड है, वैलिड ओनली इन कांस्टेंट फोर्स, वैलिड ओनली इन कांस्टेंट फोर्स, अदरवाइज नहीं।
वो भी इलोंगेशन के लिए, एनर्जी के लिए नहीं, एंड ओनली फॉर इलोंगेशन, एंड ओनली फॉर इलोंगेशन। इसको ऐसे लिखते हैं, एक एंड का ये है, एक एंड ये है, तो इस चीज को ऐसे ध्यान रखना। तुम एक रॉड है इस तरीके से, यहां पे फोर्स F1 लगा दो, यहां पे F2 लगा दो, यहाँ पे F1 F2 दोनों अपोजिट रहेंगे तभी पॉजिटिव लिखना, सेम डायरेक्शन हो गया तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं एवरेज फोर्स F डिवाइड बाय एरिया डेल L अपान L इक्वल्स टू यंग मॉडुलस, ये लगाते हैं, जहां ये F एवरेज फोर्स है। तो इस चीज को तुम पूरा पूरा ध्यान रखना है तुम्हें। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, तुम्हें इसको ध्यान रखना होगा। यही मेथड है बेसिकली, एवरेजिंग मेथड। और जहां पे ये जो एवरेज है लिखा हुआ, इस एवरेज, इसकी जो वैल्यू होती है, दिस वन इज F1 प्लस F2 बाई 2। इस फोर्स के जोड़ के आधा कर दिया जाता है और उसको उठा के यहां पर रख दो, आपको इलोंगेशन मिल जाएगा जो डेल्टा एक्स आया था इस फॉर्मूले से, जहां पे L इसका लेंथ है। और रिपीट कर रहा हूं, ये अपोजिट सेंस में ही सम की तरफ से आएंगे, और दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अगर ये भी इधर ही है और ये भी इधर ही है तो डिफरेंस की तरफ से आएंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करने के बाद एक लाइन लिखो, तो इसी में स्टेटमेंट की तरह से लिखो F1 एंड F2 are taken as positive if both are in opposite direction. F1 and F2 are taken as positive if both are in opposite direction. अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो F1 F2 को पॉजिटिव एज्यूम करोगे। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन देखो, इसी में यूज करता हूं इस क्वेश्चन में। यहां का फोर्स F है, यहां का फोर्स क्या है 0, तो एवरेज फोर्स क्या आ गया F प्लस 0 का आधा। स्ट्रेस देखो एवरेज अपान ए, तो एवरेज बन गया ना, अपान ए डिवाइड बाय डेल L अपान L बराबर यंग मॉडुलस। तो यहां से क्या आएगा, ये F अपान 2A बनेगा, तो F अपान 2A चेक कर रहा हूं, F अपान 2A डेल L अपान L बराबर यंग मॉडुलस। तो यहां से पूछो डेल L कितना आएगा, तो डेल L की वैल्यू आएगी FL अपान ट्वाइस ऑफ A इंटू वाई, यही आंसर आया था। ठीक है, तो हम इस अप्रोच का हेल्प लेंगे। ठीक है सर, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तब पॉजिटिव लगेगा, मतलब हाँ, एक सर दोनों अगर सेमी डायरेक्शन में होगा तो दोनों को Subtract नेगेटिव कि एक को नेगेटिव? एक को प्लस दूसरे को माइनस। ओके, एकदम स्पेशल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है भैया। ये है, देखो जैसे मान लो एक सरफेस पे, your voice is breaking. वॉइस इज ठीक ब्रेकिंग। अभी सही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस ब्रेकिंग। स्पेशल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये रॉड है, ठीक है, और ये सरफेस रफ है। एक तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, मान लो एक रॉड ऐसे है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है, तो यहां भी फोर्स dmg होगा, छोटे से मास का फोर्स। यहां का भी मास अगर dm है तो dmg होगा, यहां का भी dmg है तो dmg होगा। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जो हर जगह इक्वल अमाउंट में काम कर रहा है। देखो dmg अगर ये है ना, अगर छोटा छोटा स्टीप लोगे तो हर स्टीप पे फोर्स बराबर है, dmg बराबर है। वैसे भी यहाँ पे अगर तुम इसको खींच रहे हो, फोर्स F से खींच रहे हो, अब फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो अगर छोटे छोटे स्टीप लोगे ना, छोटे छोटे स्टीप लोगे ऐसे
छोटे छोटे स्ट्रिप लोगे, स्ट्रिप लोगे, तो इस छोटे से स्ट्रिप पे भी फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू डी एम जी। इस स्ट्रिप पे भी फोर्स यही होगा, म्यू इंटू डी एम जी। यहां पे लोगे स्ट्रिप, तो इस पे भी होगा म्यू इंटू डी एम जी। इसका मतलब पता है क्या है, यहां पे भी यही होगा, म्यू इंटू डी एम जी। इसका मतलब ये हो गया कि हर पॉइंट पे, यहां से लेके यहां तक के हर पॉइंट पे इक्वल फोर्सेस काम कर रहा है और सबका डायरेक्शन सेम है। तो कोई पूछा ना कि इस फ्रिक्शन की वजह से इसमें कितना इलॉन्गेशन आया, या इस डीएमजी की वजह से इसमें कितना इलॉन्गेशन आया, आंसर इज 0। इस वाले में जो इलॉन्गेशन आ रहा है इस एफ की वजह से आ रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से इलॉन्गेशन नहीं आ रहा। देखो कैसे नहीं हुआ होगा, रीजन नहीं होता है ना। देखो मान लो एक ऐसा स्ट्रिप लिया डीएक्स लेंथ का, इस वाले एंड को तुम एफ से खींचो और इस वाले एंड को भी एग्जैक्टली सेम फोर्स से खींचो, तो ये वाला पॉइंट जितना इधर भागेगा ना, ये वाला उतना इधर भाग जाएगा और लेंथ वही रह जाएगा। और अभी एवरेजिंग मेथड लगाओगे ना तो देखो 0 हो जाएगा, एफ और एफ सेम डायरेक्शन में है, तो एफ माइनस एफ अपॉन 2 आ गया 0। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट यूज करूंगा कि अगर हर स्ट्रिप पे फोर्सेस इक्वल अमाउंट में लग रहा है, हर छोटे छोटे स्ट्रिप पे, छोटा स्ट्रिप बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट पे, इफ एट वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट या इफ एट डिफरेंशियल एलिमेंट forces are equal in magnitude and direction, then elongation in whole rod due to these force will be 0। बैठ गए पर मम्मी जाके मैं बैठ गई। तो लिखो और स्टेटमेंट नोट करो कि if at each differential element forces are in same magnitude and direction, then net elongation due to this force on whole rod will be 0। For example, सर होल रॉड के बाद बता दीजिए। whole rod will be 0। For example, friction force and gravitational force, friction force and gravitational force। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन एक और आता है। अच्छा अभी तो उधर एनर्जी मैंने निकाला नहीं, उधर उस क्वेश्चन का एनर्जी निकालेंगे अभी बाद में हम लोग। यस ठीक है, अभी तीसरे में आगे बढ़ रहा है। देखो इलॉन्गेशन, ये भी मेन तो खुद पूछ चुका है, इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, खुद के वेट की वजह से इलॉन्गेशन। जैसे मान लो इस तरीके से है, ऐसा एक रॉड है जिसका मास m के बराबर है, लेंथ l है, एरिया क्रॉस सेक्शन a है, यह मॉडुलस y है। तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड इलॉन्गेशन इन रॉड, एंड दूसरा क्वेश्चन एनर्जी स्टोर इन रॉड, ये सब पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं। इसमें पता है क्या, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इलॉन्गेशन इन रॉड, ये मैं चाहूं तो एवरेजिंग मेथड से निकाल सकता हूं, या जो बेसिक मेथड सिखाया था ना ये वाला मेथड,
अभी इसके लिए जो इंटीग्रेट हमने किया था वो वाला मेथड लगा दोगे, आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा, बट एवरेजिंग से भी आ जाएगा। देखो कैसे, इस रॉड की वीडियो बनाओगे, रॉड की वीडियो बनाओगे तो इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा सेंटर ऑफ मास पे, और ये जो एंड है ना, ऊपर वाला एंड पे फोर्स F दिखेगा। इस एंड पे तो कोई फोर्स नहीं है, और चूंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो F बराबर क्या होगा, mg आएगा, F बराबर mg। अब तुम मुझे ये बताओ, अब इलॉन्गेशन और F एक कांस्टेंट फोर्स है कि mg इज द कांस्टेंट फोर्स, तो एवरेज में लगा सकता हूं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या लिखेंगे, स्ट्रेस क्या लिखेंगे, यहां का फोर्स और यहां का फोर्स का सम का हाफ, इस mg को कंसीडर नहीं करोगे, कि अभी भी तो पढ़े थे कि mg की वजह से इलॉन्गेशन नहीं होता है। इसका मतलब इस रॉड में जो इलॉन्गेशन है वो mg की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से है, इस F की वजह से, mg की वजह से नहीं। ये नहीं लगा होता तो इलॉन्गेशन नहीं आता। जैसे यही है, ऊपर कहीं झटा दो, छोड़ दो, अब ऐसे गिरेगा तो इलॉन्गेशन नहीं आएगा, mg तो लगी रहा है बट इलॉन्गेशन नहीं आएगा। तो इसके वजह से डेवलप होगा, इसके वजह से डेवलप होगा, और इस एंड पे फोर्स 0 है तो क्या लिखोगे, एवरेज फोर्स F प्लस 0/2 अपान A, स्ट्रेस बन गया, अपान स्ट्रेन क्या, डेल L अपान L इक्वल्स टू यंग मॉडुलस, और F की जगह पे mg लिख दो तो क्या बनेगा, mg अपान 2A डेल L अपान L बराबर यंग मॉडुलस। तो यहां से डेल L की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर भेजो तो बनेगा mg L अपान ट्वाइस ऑफ A इंटू वाई, एंड दिस इज आंसर। ये इलॉन्गेशन इसके अंदर, इस रॉड में इतने का इलॉन्गेशन डेवलप हो जाएगा। हाँ, अगर मुझसे कोई कहता कि उस बेसिक अप्रोच से बताओ तो भी मैं बता सकता था। ओके, अब बात करेंगे एनर्जी स्टोर इन रॉड, इसमें हटा दो। अब एनर्जी स्टोर इन रॉड के लिए कॉपी करो, देखो अब एनर्जी पहले निकालते हैं। एनर्जी के लिए आपको ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको बेसिक पे ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे, नीचे से x पे जाएंगे और एक dx के स्ट्रिप निकालेंगे ऐसे, यह dx के स्ट्रिप है, यहां से गए x दूरी पे dx के स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया। अब बात करेंगे इस स्ट्रिप में एनर्जी की। अच्छा, इस स्ट्रिप में एनर्जी जो होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, उसका हेल्प लेंगे। एनर्जी इस छोटे से स्ट्रिप की एनर्जी होती है du, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा इस स्ट्रिप का वॉल्यूम, ये होगा इस एरिया को इस dx मल्टीप्लाई कर दोगे ना, a इंटू डी एक्स, तो बनेगा वॉल्यूम। भाई स्ट्रिप है dx लेंथ का, एरिया a, तो पीछे वॉल्यूम बताइए क्या करोगे, एरिया इंटू dx, स्ट्रिप का वॉल्यूम आ गया। तो ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या 1/यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बना था, याद करो। बेकार में स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, स्ट्रेन निकालना मैं नहीं चाहता, इसलिए हम लोग यूज कर दिया 1/2 वाई स्ट्रेस का स्क्वायर। तो 1/2 यंग मॉडुलस स्ट्रेस था फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या, मतलब इसमें स्ट्रेस, तो जो dx स्ट्रिप है ना, जब इस dx स्ट्रिप के वीडियो बनाओगे तो x पे टेंशन t है, मान लो t नीचे करोगा, स्ट्रिप dx का है, ऊपर फोर्स t प्लस dt दिखा दो, तो स्ट्रेस क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा टेंशन अपॉन ये वाला एरिया। भाई एक साइड का फोर्स लेंगे, एरिया डिवाइड कर देंगे, तो बनेगा t अपॉन a का होल स्क्वायर। और सब एडवांस क्वेश्चन है, सब अभी जो डील कर रहा हूं इधर, t अपॉन a का होल स्क्वायर। अब टेंशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये जो टेंशन आएगा, भाई ये नीचे वाला रॉड जितना इस dx को नीचे खींचेगा t से, ये dx भी तो इस रॉड को उतना ऊपर खींचेगा t से, तो फिर x लेंथ की बॉडी बनाएंगे। जब x लेंथ की बॉडी बनाओगे तो t तुम ऊपर दिखाओगे और इसका वेट mg नीचे दिखाओगे। इसका वेट कितना होगा,
m अपान l इंटू एक्स इंटू जी, यूनिटरी मेथड आ गया वही, मास अपान लेंथ इंटू एक्स किया तो मास आ गया इंटू जी कर दिया। और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो टी किसको बैलेंस करेगा, इस फोर्स को बैलेंस करेगा, तो बनेगा m अपान एल एक्स जी, ये बन गया। इस टी को उठा के तुम्हें यहां रखना पड़ेगा, तो बनेगा 1/2 वाई अपान टी की जगह पे एम एक्स जी अपान एल इंटू ए का होल स्क्वायर। अब इस डी में से ए डी एक्स को इधर भेज दिया, तो इससे डी यू की वैल्यू आ गई, दिस इज 1/2, तो your voice सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ये बन गया 1/2 ए, ये बनेगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपान एल स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये ए इंटू डी एक्स इधर भेजा है ना, तो ये बन गया ए इंटू डी एक्स। अब ये एक ए से एक कट जाएगा, तो ये बनेगा कितना तुम्हारा, ये बनेगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपन ट्वाइस ऑफ वाई एल का स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन में एक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक, तो 0 से एल कर दोगे इंटीग्रेट, तो ये एनर्जी की वैल्यू यू आ जाएगी तुम्हारी एम स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स क्यू बाई 3 इट इज 6 वाई एल क्यू आएगा तो ऊपर एल बन जाएगा, नीचे ए आ जाएगा, एंड दिस इज आंसर। ये आंसर है। तो मैंने क्या किया, आज देख सकते हो कि जितना बेसिक अप्रोच समझाएंगे उतना डिफिकल्ट हो रहा है। एक्स भैया के डीएक्स स्टीप लिया, सॉल्व किया, कोई डाउट हो इसमें तो बता दो। हाँ सर उस देखो, तो अभी जैसे मैं पोजीशन निकाली ना, एग्जैक्टली सेम तुम जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें सेम तरीके से निकालोगे। हाफ यंग मॉडुलस स्ट्रेस के स्क्वायर करना, स्ट्रेस प्लेस करना, ए डीएक्स इधर भेजना, इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा। उसमें भी 1/6 का ही टर्म आना चाहिए, 1/6 का ही टर्म आना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये जैसे कि वो जो पूछ रहा था, मान लो ऐसा रॉड होता, मैंने फोर्स ना दो जगह पर लगा दिया, ये रॉड है, ये जो लेंथ है l/2 है, ये भी लेंथ l/2 है, एक फोर्स मैंने यहां पर लगा दिया है F0, एक इस एंड पे लगा दिया, दिस फोर्स इज 2F0, और एक मैंने यहां पे लगा दिया, दिस इज F0। ठीक है, यंग मॉडुलस y है, एरिया ये है। पूछ रहा फाइंड टोटल इलोंगेशन, फाइंड इलोंगेशन इन रॉड। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब एक तो तरीका है इंटीग्रेशन के अप्रोच का हेल्प लो, फिर उसके लिए तुम्हें यहां से लेके यहां तक का अलग इलोंगेशन निकालना पड़ेगा, और इसका तुम्हें अलग निकालना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो तुम्हें एफबीडी बनानी पड़ेगी इसकी भी। तो क्या करोगे, इसको दो भाग में ब्रेक कर दो, ऐसे ऐसे ब्रेक कर दो। अब यहां पे फोर्स तो F0 लगा हुआ है, इसे दिखा दो, ये 2F0 है, इस पे दिखा दो, ये तुम्हारी मर्जी है तुम किस पे दिखाना चाहते हो, 2F0। यहां का टेंशन T ऐसे दिखा दो, और ये T ऐसे दिखा दो, ये भी तो बनेगा T और T, और ये वाला फोर्स F0 तुम ऐसे दिखा दो, यही एफबीडी है। और इन दोनों को जोड़ कर देखो, सीधे तुमको ये डायग्राम मिलेगा, यही डायग्राम मिलेगा पूरी तरीके से। इस 2F0 को यहां पर ला दिया, अब ये T निकले ना तब आंसर आए। इसके लिए क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। अच्छा, इस पूरे का मास m है मान लो, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा सिस्टम का, ये 2F0 ये 2F0 एक ही डायरेक्शन है ना, तो ये F0 उल्टा है, तो नेट फोर्स क्या आ गया सिस्टम पे, 2F0 आ गया अपान मास है, एक्सेलरेशन बन गया। देखो ये 2F0 ये 2F0 आगे है, ये F0 पीछे है, तो सिस्टम पे नेट फोर्स आगे की ओर क्या हो गया, 2F0 अपान टोटल मास, एक्सेलरेशन आ गया। अब ये T निकालना है, तो इसकी एफबीडी बना लो, इस पे लिखो F बराबर में, तो इस पे इक्वेशन क्या लिखोगे, F0 माइनस टी, F0 माइनस टी बराबर इसका मास आधा ना L/2, तो मास क्या हो जाएगा m/2 इंटू एक्सेलरेशन 2F0 अपान m। इससे क्या आ गया, T की वैल्यू सॉल्व करके देखो 0 आ गई, देखो 2 से 2 कटा, F0 का T 0 हो गया। ओके, इसका मतलब पता है क्वेश्चन कैसा हो गया, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि एक दो रॉड है हमारे पास, ऐसा हो गया, दो रॉड है मेरे पास,
तरीके से। यहां पे फोर्स एफ नॉट लगा हुआ है, यहां पे कोई टेंशन नहीं है, यहां पे फोर्स 2F नॉट का है और ये फोर्स एफ नॉट का है। पूछ रहा टोटल इलॉन्गेशन बताइए, तो इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, दोनों जोड़ दो। तो मान लो इसका इलॉन्गेशन L1 है, इसका L2 है, तो कोई पूछे नेट इलॉन्गेशन बताइए, तो क्या कहोगे? L1 प्लस L2, एंड दिस इज आंसर। अब इसके लिए क्या करेंगे? L1 के लिए क्या करेंगे? फिर एवरेजिंग मेथड, इस एफ नॉट इस 2F नॉट, दोनों उल्टा है ना, तो मैग्नीट्यूड की तरफ से जुड़ेगा, तो बनेगा 3F नॉट अपान 2, फिर एरिया से डिवाइड कर दो, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेन आएगा डेल, स्ट्रेन आएगा L1 अपान लेंथ क्या है L/2 इक्वल्स टू यंग मॉडुलस। यहां से L1 निकाल लेना। सिमिलरली इस वाले रॉड पे लिखेंगे क्या, एफ नॉट प्लस 0 का हाफ अपान एरिया, स्ट्रेस बन गया, अपान L2 अपान लेंथ क्या है L/2 इक्वल्स टू यंग मॉडुलस। यहां से L2 आएगा, यहां से L1 आएगा, उठा के रखोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आए तो तुम इस तरीके से अटेम्प्ट करना। अब इसको तुम प्रॉपर उस अप्रोच से जाओगे जो बेसिक अप्रोच है, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कॉपी कर लो। अभी जो क्वेश्चन बताया जा रहा हूं ये भी जेई मेंस में पूछ चुका है। उन्होंने ऐसे दिया था, ये 2 रॉड है, अब तुमने यहां पे एक मास हैंग करा दिया है, मास की वैल्यू m है। अच्छा, इसमें उन्होंने ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा था, कहा था कि इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा ब्रेक करने की चांस उतने ज्यादा होता है। कह रहा है इस रॉड का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ये सपोज करो 4 सिग्मा नॉट है, जबकि इस रॉड का ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा नॉट है। इसका जो रेडियस है R1 है और इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1, नीचे वाले का रेडियस R2 है, यहां पे मास m है। पहला क्वेश्चन पूछा था फाइंड रिलेशन बिटवीन R1 and R2 so that both rod will break simultaneously। दोनों रॉड एक साथ ब्रेक करेंगे। दूसरा, इफ R1 बराबर R2 which rod will break first and find minimum mass m। मिनिमम मास है, ठीक है। तो देखो, तो एक और से रुको, क्वेश्चन में चेंज करेंगे। ये 4 सिग्मा नॉट
ऊपर वाला सिग्मा नॉट है। अब पता करना कौन सबसे पहले ब्रेक करेगा। देखो, नहीं, पहला क्वेश्चन है कि R1 R2 की वैल्यू कितनी है ताकि दोनों एक साथ ब्रेक हो। गुड। तो देखो क्या होगा, जब इसकी एबीडी बनाओगे ना तो तुम एमजी नीचे दिखाओगे, एमजी नीचे दिखाओगे। तो कोई पूछे इस रॉड में कितने का स्ट्रेस डेवलप, स्ट्रेस, भाई अगर मान लो मेरा सर पकड़ो तो ऊपर को खींच रहा है ऐसे, तो कोई पूछे मेरे सर में कितने का स्ट्रेस आ गया, तो क्या कहोगे, दिस फोर्स डिवाइड बाई दिस एरिया इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस। तो अगर ये वेट mg के बराबर नीचे को लग रहा है तो कोई पूछे कि इस रॉड में कितने का स्ट्रेस डेवलप होगा, तो जो नीचे वाला रॉड होगा उसका जो स्ट्रेस होगा सिग्मा 2 वो होना चाहिए mg अपॉन एरिया, दैट इज पाई r2 स्क्वायर होना चाहिए। और कोई पूछे कि ऊपर वाला जो रॉड है, ऊपर वाला जो रॉड है उसमें कितने का स्ट्रेस होगा, तो फोर्स हर जगह बराबर होता है ना सीरीज में, ये रॉड सीरीज में है तो फोर्स हर जगह बराबर होगा। तो ऊपर वाले में जो स्ट्रेस आएगा वो फोर्स mg ही रहेगा उसमें भी। अगर यहां इसमें mg है तो इसमें mg होगा। और अगर ये मासलेस है तो टेंशन हर जगह बराबर होगा ना, हर जगह बराबर होगा टेंशन। तो अगर ये mg है तो यहां भी mg होगा, यहां भी mg होगा, तो बनेगा mg अपॉन पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर वाले के स्ट्रेस बन गया और ये नीचे वाले के स्ट्रेस बन गया। इस mg फोर्स पे इसका स्ट्रेस सिग्मा 1 बता दिया और इसका स्ट्रेस क्या बता दिया, सिग्मा 2 बता दिया। अब बात करेंगे ब्रेक करने का। अब देखा, थोड़ा सा बात करता हूं ब्रेक कौन करेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर दोनों को एक साथ ब्रेक करना है, इसका मतलब कि इस रॉड का जो स्ट्रेस होना चाहिए वो इसके ओर पहुंच जाए और इस रॉड का स्ट्रेस इसके ओर पहुंच जाए। भाई ये जो सिग्मा 2 आया है इस mg पे आया ना, और इस सिग्मा 1 भी तो इसी mg पे आया है, तो सिग्मा 1 इस रॉड का स्ट्रेस है इस mg पे और सिग्मा 2 इस रॉड का स्ट्रेस है इस mg पे। अगर दोनों रॉड का स्ट्रेस एक ही साथ ब्रेकिंग स्ट्रेस अटेंड कर ले, जैसे कि मान लो मेरा हाथ में कोई खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ये फिक्स से कोई खींच रहा है, तो इस रॉड में जो इस वाले में जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं, इस रॉड में जो स्ट्रेस है और जो मेरे बॉडी में स्ट्रेस है, तो इसका जो स्ट्रेस है अपने ब्रेकिंग स्ट्रेस को टच कर ले और मेरे बॉडी का जो स्ट्रेस है मेरे बॉडी की ब्रेकिंग स्ट्रेस को टच कर ले। उसके बाद अगर किसी मेरे हाथ पे फोर्स बढ़ा दिया ना, तो यहां पे जो स्ट्रेस आया इसकी ब्रेकिंग से ज्यादा हो गया और मेरे बॉडी में जो स्ट्रेस है मेरे बॉडी की ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा गया, तो ये भी क्रेक, ये भी क्रेक, दोनों क्रेक हो जाएंगे। भाई क्रेक करने का, क्रेक कोई चीज कैसे करती है, जैसे इसको खींच रहा हूं तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन अभी स्ट्रेस इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम है इसलिए नहीं टूट रहा है। लेकिन खूब जब फोर्स लगाओ ना तो एक ऐसा टाइम आएगा जो तुम्हारे फोर्स की वजह से जिसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा, क्रेक। तो अगर दोनों को एक साथ ब्रेक करना है, इसका मतलब इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है और इसमें जो डेवलप हुआ है दोनों एक ही साथ अपने ब्रेकिंग स्ट्रेस को टच कर जाए, तो दोनों रॉड एक साथ टूटेंगे। इसका मतलब हो गया कि जो सिग्मा 1 होना चाहिए, सिग्मा 1 जो होना चाहिए वो सिग्मा नॉट के बराबर होना चाहिए साइमल्टेनियस ब्रेक करने का, साइमल्टेनियस के लिए, और सिग्मा 2 जो होना चाहिए वो 4 सिग्मा नॉट होना चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या गया, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। तो यहां से सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से डिवाइड कर दो, तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से, सिग्मा 1 से, तो R2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। तो इससे R2 अपॉन R1 की वैल्यू क्या मिल गई, 1 अपॉन 2। एंड दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब कि नीचे वाला का रेडियस ऊपर वाले के रेडियस का अगर आधा है, R1 तो दुगना हो गया ना, अगर ऊपर वाला के रेडियस इसके रेडियस से दोगुना है तो जब इस वेट को बढ़ाओगे तो जिस वक्त ये रॉड ब्रेक करेगा ये भी रॉड उसी वक्त ब्रेक करेगा, साइमल्टेनियस ब्रेक होगा इस क्वेश्चन में। तो इस पार्ट पे डाउट हो तो बताओ। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि R1 R2 बराबर हो जाए।
मतलब ये जो तुम लिखे हो R1, इसको R0 के बराबर कर दो, R0 के बराबर कर दो, दोनों बराबर हो गया। तो इसको लिख लोगे R0 के स्क्वायर, इसको लिख लोगे R0 के स्क्वायर, इतना आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है पहले कौन ब्रेक करेगा, ये करेगा कि ये करेगा। तो देखो इस दोनों में स्ट्रेस बराबर है ना, mg/π/r1 की स्क्वायर इसमें है और इसमें इतने का है, दोनों स्ट्रेस बराबर, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो गया ना। अगर ये रेडियस ये रेडियस बराबर हो गए तो दोनों में स्ट्रेस बराबर हो गया। तो कौन पहले ब्रेक करेगा, ये वाला कि ये वाला? ऑफ कोर्स ऊपर वाला पहले ब्रेक करेगा ना, क्योंकि उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कम है और इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा है। तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कम है, तो जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कम होगा वो कम स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। Which one will break first? तो ऊपर वाला रॉड पहले ब्रेक करेगा। तो जब तुम यहां का m बढ़ाओगे तो इसके लिए कैसे सॉल्व किया जाता है बताता हूं। क्या किया जाता है, कहा जाता है कि लेट ऊपर वाला पहले ब्रेक करेगा, तो मैंने कहा लेट अपर ब्रेक फर्स्ट, पर ब्रेक फर्स्ट। अगर ऊपर वाला पहले ब्रेक करता है तो इसका मास कितना हो, इसका मास कितना के ब्रेक कर जाए, तो इसका मास मान लो m1 है, तो लिखोगे m1g/π/r0 और यही बराबर हो जाए किसके, सिग्मा नॉट के, सिग्मा नॉट के। तो ऊपर वाला पहले ब्रेक करेगा, तो इससे m1 की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज सिग्मा नॉट π/r0 के स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ये आ गया। आपको क्या है, लेट लोअर ब्रेक फर्स्ट, लोअर ब्रेक फर्स्ट। तो इसको क्या लिखोगे, सिग्मा 2। अब इसका मास m2 मान लो इसका मास m2 होता तब ये ब्रेक करता, तो m2g/π/r0 स्क्वायर और यही क्या होना चाहिए, 4 सिग्मा नॉट होना चाहिए, 4 सिग्मा नॉट। तो इससे m2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 4 सिग्मा नॉट π/r0 स्क्वायर अपान जी, आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या बता रही है, ये बता रहा है ये वाला वैल्यू कि जिस वक्त इसका मास इसके बराबर होगा तो ऊपर वाला ब्रेक करेगा, और ये बता रहा है इक्वेशन नीचे वाला, जिस वक्त इसका मास इसके बराबर होगा तो नीचे वाला ब्रेक करेगा। तो इसका मास अगर ग्रेजुअली बढ़ाओगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे, जीरो से बढ़ाओगे तो पहले ये आएगा कि पहले ये आएगा, ऑफ कोर्स पहले कम वाला आएगा, बाद में आएगा। तो जब ये वाला मास तुम यहां पर रख दोगे और उससे हल्का से ज्यादा करोगे, ऊपर वाला ब्रेक कर गया, नीचे वाला ब्रेक ही नहीं करेगा था। जब ऊपर वाला टूट गया तो पूरा सिस्टम नीचे गिर गया। तो मैं क्या कहूंगा, इस दोनों से मैं समझ में आ गया कि सिंस m1 इज लेस देन m2, अपर विल ब्रेक फर्स्ट, अपर विल ब्रेक फर्स्ट, ऊपर वाला पहले ब्रेक करेगा। और कितना मास होना चाहिए कि ब्रेक कर जाएगा, तो आंसर इज दिस वन। ये नहीं दोगे, इसको दोगे, तो आंसर इज सिग्मा नॉट π/r0 स्क्वायर अपन जी, दिस इज आंसर। मतलब अगर इसका मास बढ़ाते बढ़ाते अगर तुमने इतना कर दिया तो ऊपर वाला ब्रेक कर जाएगा, नीचे वाला ब्रेक नहीं करेगा, सिस्टम खत्म। कोई डाउट हो तो पूछो।